काव्या एक सुंदर और प्यारी सी लड़की थी जिसे शुरू से ही अपने पैरों से बड़ा प्यार था। जब देखो वो नई नई फुटवियर लाया करती, कभी फ्लैट तो कभी हिल्स, कभी जूती तो कभी शूज। काव्या के पापा का ट्रांसफर नया नया इंदौर शहर में हुआ था और काव्या को इंदौर आए पूरे 2 दिन हो गए थे, लेकिन उसने मन में ठान लिया था कि घर की सेटिंग होते ही वो सबसे पहले अपने लिए फुटवियर लेने जाएगी। एक दिन वो खुद से बोलती है, यार हमको यहाँ आए हुए कुछ दिन हो गए हैं, अब तो मुझे खुद के लिए कुछ शॉपिंग करने जाना चाहिए। आखिर मेरे खूबसूरत पैरों को भी तो कुछ खरीद कर दे देना चाहिए ना मुझे इस नए शहर में। इतना सोचकर काव्या अपनी सबसे सुंदर सैंडल पहनकर मार्केट घूमने के लिए निकल जाती है और जाते हुए उसे एक शॉप दिखाई देती है जहाँ एक लड़का खड़ा होता है। वो उसके पास जाकर बोलती है, भैया सर आपके पास जो भी ट्रेंडी सैंडल्स हो जल्दी से मेरे लिए निकाल दो, मेरे पास टाइम नहीं है। जिसके बाद वो लड़का काव्या को वहाँ पर रखी सैंडल पहनाकर ट्राई करने लगता है और मन में बोलता है, सूरत तो बहुत देखे सुंदर, लेकिन पाँव पाँव पहली बार देख रहा हूँ सुंदर। इसके पाँव तो बहुत अच्छे हैं, कितने सुंदर है, मुलायम और नाजुक। आदि को ऐसे खोया देखकर काव्या को कुछ समझ नहीं आता कि वो उसे इतना ज्यादा क्यों देख रहा है, तो वो उससे एक सवाल करती है, हेलो मिस्टर, कहाँ खो गए? सैंडल्स दिखानी है तो दिखाओ, वरना मैं किसी और शॉप पर जाऊँ। अब मैडम जी मैं बस आपसे ये कहना चाहूंगा ना कि आपके पाँव बहुत खूबसूरत है, इन्हें जमीन पे मत रखना, मैले हो जाएंगे। आदि की ये बात सुनकर काव्या शर्मा जाती है और अपनी तारीफ सुनकर खुश हो जाती है। इसके बाद आदि बोलता है, वैसे मैडम मैं यह काम नहीं करता, पर जूते लेने आया था, पर आप जैसी खूबसूरत अप्सरा के सुंदर सुंदर मुलायम पाँव दिख जाएं, हाय मैं तो कहता हूँ फिर तो मैं दुकान ही खोल लूंगा इसकी। ओह आई एम सो सॉरी, मैंने आपको गलत समझा, मुझे लगा कि आप यहाँ काम करते हो। अरे कोई बात नहीं, कम से कम इसी बहाने आपसे बात तो हुई। अगर आप बुरा ना मानो तो क्या आप मुझे अपना नंबर दोगी? जिसके बाद काव्या अपना नंबर आदि को देकर मुस्कुराकर वहाँ से चली जाती है और घर आकर उसके बारे में सोचते हुए बोलती है, हाय राम रे, मैं कितनी पागल हूँ, ना जाने उन्हें क्या क्या समझ बैठी। चलो इसी बहाने मुलाकात तो हुई। वही दूसरी ओर आदि भी काव्या के बारे में सोचते हुए बोलता है, यार कितनी सुंदर और प्यारी लड़की थी, क्या खूबसूरत पाँव थे उसके, मैं उन कदमों में पूरी जिंदगी बिता दूं। आज तो उसने मुझे दुकानदार समझा है, आगे पता नहीं क्या क्या समझेगी। हाय क्या मुलाकात थी। जिसके बाद आदि और काव्या आए दिन बात करना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। कुछ समय बाद अपने प्यार की खबर वो अपने घर वालों को दे देते हैं, जिसके बाद उनके घर वाले भी उनकी शादी करवा देते हैं। काव्या ने शादी तो कर ली, लेकिन एक बात किसी को नहीं बताई थी कि उसके फूल जैसे पैर सर्दियों में कांटों का रूप ले लेते हैं। यानी आदि ने जिन पैरों को फूल समझकर पसंद किया था, जल्दी वो उसके सामने कांटों के रूप में आने वाले थे। उनकी शादी को कुछ महीने हो जाते हैं और सर्दी का मौसम आ जाता है। एक सुबह काव्या जब बेड से उठकर अपना जमीन पर पैर रखती है तो वो बोलती है, ओह नॉट अगेन, ये पैर तो फिर से फटने लगे। काव्या कुछ कर इससे पहले कि तेरा पति तेरे पैरों को ऐसे देख ले। इतना कहकर वो अपने पैरों को देखती है और पाती है कि अब पैर उसके पहले से भी ज्यादा फटे हुए हैं और वो परेशान होकर जल्दी से आदि की जुड़ा पहनकर बोलती है, चाहे जो हो जाए, आदि को मेरे पैरों के बारे में नहीं पता चलना चाहिए। उनको मेरे पैर बहुत पसंद है, अगर उन्होंने अब मेरे पैर देखकर मुझे छोड़ दिया तो नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। इतने में ही आदि आता है और काव्या को जुड़ा पहने देखकर बोलता है, जान ये तुमने जुराब क्यों पहने? अभी तो इतनी भी सर्दी नहीं आई। बेबी आपको मेरे पैर पसंद है ना, अब मैं जुराब नहीं पहनूंगी तो ये गंदे तो हो जाएंगे, और ठंड है इसलिए पहनी। इतना सुनकर काव्या वहाँ से चली जाती है और आदि अपने काम पर निकल जाता है। शाम को आदि घर पर आता है और काव्या उसे देखकर सोचती है, ओह अब मैं क्या करूंगी, अगर ये मेरे साथ सोए और इन्होंने मेरी फटी एड़ी महसूस कर ली तो दिक्कत हो जाएगी। जिसके बाद काव्या आदि से फिजूल में झगड़ा करके अपना बिस्तर उठाकर ड्राइंग रूम में सोने चली जाती है और सुबह उसे ड्राइंग रूम में सोता देखकर उसका ससुर दुर्जन कहता है, अरे बेटी, आदि से झगड़ा हुआ है क्या? मुझे बताओ, उसके कान के नीचे दो देता हूँ, ठीक हो जाएगा। नहीं पापा जी, वो बस मेरा मन था तो सो गई। आप जो सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, हमारी कोई लड़ाई नहीं हुई है। देखो बेटी, तुम मेरी बहू नहीं मेरी बेटी हो। अगर वो तुमसे झगड़ा करता है तो उसे कमरे से बाहर निकालो, तुम मत बाहर आया करो, तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। अरे
तुम्हारे बाप समान हूँ, मेरी बात मानना, ठीक है? हाँ जी पापा जी। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। काव्या अपने पैरों को छुपा कर रखती है और आदि से रोज रोज की लड़ाई करती और सारा दिन प्यार से बात करती। एक दिन आदि मन में सोचता है, ये काव्या का हो क्या गया है? अचानक से रात को ऐसे ऐसे बातें करती है जैसे पता नहीं क्या कर दिया मैंने। एक काम करता हूँ, इसे ना सैंडल खरीदने के लिए लेकर जाता हूँ, खुश हो जाएगी। जिसके बाद आदि काव्या को आवाज देता है और काव्या के आने पर उससे कहता है, काव्या तैयार हो जाओ, आज मैं तुम्हारे लिए ना नई नई सैंडल्स लूंगा और तुमको जितनी चाहिए होगी ना मैं उतनी दिलाऊंगा तुम्हें। चिंता मत करना पैसों की, तुम्हारे पति के पास पैसा बहुत है। वाओ, आप रुको, मैं बस अभी तैयार होकर आई। काव्या ये सुनकर खुश हो जाती है और तैयार होकर जाने लगती है और फिर कुछ सोचते हुए वो बोलती है, अगर इनके साथ सैंडल लेने गई तो इनको मेरे फटे हुए पैर दिख जाएंगे और ये मुझे छोड़ देंगे। इतना सोचकर काव्या आदि से कहती है, नहीं, मुझे नहीं जाना कोई सैंडल लेने, नहीं चाहिए मुझे। पर क्यों, क्या हो गया ऐसा? अभी तो तुम कह रही थी जाना है तुम्हें, अब क्या हो गया? अब क्यों कह रही हो कि तुम्हें मेरे साथ कहीं नहीं जाना है? मुझे कोई गवाही नहीं देनी, लेकिन बस मुझे कहीं नहीं जाना। आपको कहीं जाना है तो आप चले जाओ। पर तुम्हें मेरे साथ जाना है, अकेले थोड़ी जाना है। परवर कुछ नहीं, मुझे नहीं जाना। आपको जहाँ जाना है जाओ। इतना कहकर काव्या किचन में चली जाती है और आदि उदास हो जाता है और अपने मन में धारणा बना लेता है कि शायद काव्या अब उसके साथ नहीं रहना चाहती। जिसके बाद वो बाहर जाकर कुछ देर बाद वापस आता है और काव्या को कुछ पेपर देते हुए काव्या से कहता है, ये लो काव्या, अब तुम खुश रहोगी और मैं तुम्हारी खुशी में खुश रहूंगा। ये क्या है? कुछ समझ नहीं आ रहा। ये तलाक के पेपर है। मैं जानता हूँ शायद तुम मुझे अब पसंद नहीं करती और मेरे साथ रहना भी नहीं चाहती, और मैं नहीं चाहता कि तुम किसी दबाव में मेरे साथ रहो, इसलिए ये रिश्ता खत्म ही कर देते हैं। आप पागल हो गए हैं क्या? मैं आपकी पत्नी हूँ, आपके साथ क्यों नहीं रहना चाहूंगी? आप कैसी बात कर रहे हैं? ना तुम मेरे पास आती हो, ना साथ में कहीं जाती हो, रोज रात को झगड़ा करती हो। इन सब का क्या मतलब हुआ? यही हुआ ना? जिसके बाद काव्या हार मान लेती है और अपनी जुराब उतारकर अपने पैर आदि को दिखाते हुए बोलती है, मेरे पैरों का हाल सर्दियों में ये हो जाता है और मैं नहीं चाहती थी कि तुम मुझे छोड़ दो, क्योंकि तुमने मुझे मेरे पैर देखकर ही पसंद किया था, इसलिए मैं तुमसे ये बात छुपा रही थी। अरे ओ पागल लड़की, तुम पागल वागल हो क्या? अरे मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे पाँव कैसी भी रही मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। मैं बस इसलिए कहता था ताकि तुमको अच्छा लगे। सॉरी, मैंने आपको बहुत परेशान किया ना, मुझे माफ कर दो। मैं डर गई थी कि कहीं आप मुझे छोड़ ना दो। मैंने दिल से तुम्हें चाहा है, तुम्हारे पाँव को नहीं। इतना कहकर आदि काव्या को गले लगा लेता है और काव्या की फटी एड़ी को डॉक्टर की प्रिस्क्राइब टैबलेट से ठीक करवा देता है। जिसके बाद काव्या की एड़ियां फिर कभी नहीं फटती और उसके पैर फिर से एक बार फूलों की तरह सुंदर हो जाते हैं। चंदनपुर गांव में रमा अपनी दो बहुओं, बड़ी बहू आरती और छोटी बहू निधि के साथ रहती थी। रमा की बहू आरती जीभ की बहुत चटोरी थी, हमेशा खाने की अच्छी अच्छी चीजें ढूंढती रहती, लेकिन गरीब परिवार के होने के कारण उसे जल्दी कुछ अच्छा खाने को नहीं मिलता था, और अगर मिल भी जाए तो वो छोड़ती नहीं थी। रमा की आए दिन तबीयत खराब रहा करती। तभी एक रोज रमा का बेटा संजय उसे दवा दिलवाकर घर लेकर आता है। माँ, डॉक्टर ने आपको घर पे आराम करने के लिए कहा है, तो आप कोई काम नहीं करेंगी। बेटा, मैं कोई काम करती ही कहाँ हूँ। जब से बहू आ गई है मुझे कोई काम करने ही नहीं देती। माँ, ये बात तो अच्छी है ना, आपको तो खुश होना चाहिए। बेटा, मैं खुश हूँ, लेकिन मुझसे घर में खाली बैठा नहीं जाता। थोड़ा बहुत काम तो सभी को करना चाहिए, उससे शरीर ठीक रहता है। कहने दे डॉक्टर को, उनका तो काम ही है छोटी सी बीमारी को बड़ा करने की। नहीं माँ, डॉक्टर ने कहा है कि आपको आराम करने की जरूरत है, तो आप आराम ही करेंगी, कोई काम नहीं करेंगी आप। मैं आपके लिए ना सोया चाप लेके आता हूँ आज खाने में। सोया चाप आपको अच्छा लगता है ना, इसलिए मैं लेके आता हूँ, और हाँ, उसमें प्रोटीन भी होती है, आपकी सेहत भी बनेगी। संजय अपनी माँ को समझाकर मार्केट के लिए निकल जाता है और थोड़ी देर बाद ढेर सारी सोया चाप लेकर घर आता है। उसके हाथ में इतनी सारी सोया चाप देखकर आरती खुश हो जाती है। देवर जी, ये आपके हाथ में क्या है? भाभी, ये सोया चाप है, आज रात के खाने में यही बनेगा, माँ को भी फायदा करेगा और हम लोगों के मुंह का स्वाद भी बदल जाएगा। ये काम तो आपने बहुत अच्छा किया देवर जी, बड़े दिनों से कुछ अच्छा नहीं खाया,
अच्छा किया आप ये सोया चाप ले आए। वो सब तो ठीक है भाभी, लेकिन निधि कहाँ है? अरे उसे सोया चाप बनाना बहुत अच्छे से आता है। देवर जी वो रसोई में है, मैं अभी बुला कर लाती हूँ। आरती रसोई में जाकर निधि को बुलाकर हॉल में लाती है और कहती है, लीजिए देवर जी, आ गई आपकी पत्नी, अब जो बोलना है इसको बोलिए। निधि ये सोया चाप है, आज रात को खाने में यही बनाना, और हाँ कोशिश करना कि 2-3 दिन चल जाए, बहुत महंगा आया है। बेटा, मैंने तो बोला ही था कि मैं ठीक हूँ। इन सब चीजों की क्या जरूरत है? बिना बात के इतने पैसे खर्च कर दिए तूने। माँ कभी तो कंजूसी छोड़ो। अरे निधि, तुम्हें समझ में नहीं आया मैंने क्या कहा? जी आ गया, मैं शाम को सोया चाप ही बनाऊंगी, आप चिंता मत करो। हाँ ये हुई ना बात। और हाँ, चाप में मसाला कम डालना, माँ को नुकसान करेगा। अब मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, मेरे लिए 1 कप चाय बनवा दो। जी ठीक है। जैसा मेरे बेटे ने बोला है वैसा करियो, ये नहीं कि खुद की बनाकर खाने बैठ जाए। निधि रमा की बात का कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप रसोई में जाकर सोया चाप बनाने की तैयारी करने लगती है। थोड़ी देर बाद वो सोया चाप बनाकर रमा को खाने के लिए बुलाती है। उतनी ही देर में आरती रसोई में जाकर आधे से ज्यादा सोया चाप चुरा कर खा जाती है और वहाँ से गायब हो जाती है। थोड़ी देर बाद सभी खाने के लिए बैठते हैं तो निधि जैसे ही सोया चाप निकालने के लिए कढ़ाई से प्लेट हटाती है, उसमें आधी कढ़ाई चाप देखकर दंग रह जाती है। सारी चाप कहाँ गायब हो गई? मैंने तो कढ़ाई भरकर बनाई थी, ये आधी कढ़ाई कैसे हो गई? लो, अब महारानी की एक्टिंग तो देखो। सुबह से चाप खुद बना रही है और बोल रही है कि कढ़ाई में चाप कहाँ गायब हो गया, तू ही रसोई में चुरा कर खा गई होगी। माँ जी, आप मेरी सास है, आप ये कैसे सोच सकती हैं कि मैं आपको झूठा खाना खिलाऊंगी? अरे बस बस, आप लोग बंद करो झगड़ा करना। अरे कोई बाहर से आया होगा, चुरा के खा गया होगा या लेके चला गया होगा। अरे झगड़ा करने से वापस थोड़ी आ जाएगा। अरे जो बचा है वो खा लो ना। अब ये भी टाइम आ गया दुनिया में कि भाई सोया चाप भी चुरा के लेके जा रहे हैं घर से। बेटा, सोया चाप चोर और कोई नहीं, तेरी बीवी है। माँ ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जाने दीजिए संजय जी, मैं ही हूँ माँ जी की सोया चाप चुरा कर खाने वाली बहू। हाँ, ये हुई ना बात। अगर यही बात पहले मान लेती तो इतना बहस ही नहीं होती। अब तेरी यही सजा है कि तुझे सोया चाप खाने को नहीं मिलेगा, बल्कि तेरे हिस्से का कल मैं खाऊंगी। मेरा बेटा मेरे लिए लाया था सोया चाप, सबके लिए नहीं। जी माँ जी। निधि सभी लोगों को खाना परोस देती है। सभी स्वाद लेकर सोया चाप खाते हैं और बची हुई सोया चाप निधि उठाकर फ्रिज में रख देती है और रसोई साफ करके सोने चली जाती है। आधी रात को आरती की नींद खुलती है और वो पानी लेने के लिए रसोई में जाकर जैसे ही फ्रिज खोलती है, उसकी नजर सोया चाप पर पड़ती है। हाय मेरे सोया चाप, इनको देखते ही मुझे और भूख लग जाती है। अब माँ जी को कौन समझाए कि उनकी सोया चाप चुराने वाली बहू उनकी छोटी बहू नहीं बल्कि बड़ी बहू है। अगर मैं ये सोया चाप चुरा कर खा भी लूं, तो भी माँ जी को यही लगेगा कि निधि ने चुराई है, मेरा कुछ नुकसान नहीं होगा। आरती फ्रिज में रखी सारी सोया चाप चट करके आराम से अपने कमरे में जाकर सो जाती है। सुबह जब रमा खाना खाने बैठती है और फ्रिज से सोया चाप लेने जाती है तो उसे खाली कटोरी के सिवा कुछ नहीं मिलता, जिस पर वो अपनी दोनों बहुओं को बुलाती है। जी माँ जी, क्या हुआ? अरे मेरी नालायक बहुओं, तुम लोगों का पेट है या इंडिया गेट, जो सोया चाप से भरने का नाम ही नहीं ले रहा। फ्रिज में मेरा रखा सोया चाप किसने खाया, बताओ जल्दी। माँ जी, मैंने रात के बाद से सोया चाप खाना तो छोड़ो, देखा तक नहीं है। माँ जी, मैंने भी नहीं खाया है। तो क्या पड़ोसी आकर खा गए मेरा सोया चाप? माँ जी, आप ही सोचिए कि मुझे सोया चाप चुरा कर खाने की क्या जरूरत है, जब मैंने आपके साथ ही बैठकर खाया है। चुरा कर खाने की जरूरत तो उसको पड़ेगी ना, जिसको खाने को नहीं मिला हो। भाभी, आप मुझ पर इशारा कर रही हैं, ये मुझे अच्छे से पता है। माँ जी देखिए ना, निधि बिना बात की चिढ़ रही है। आप ही बताइए, मैंने किसी का नाम लिया क्या जो ये छोटी होकर मुझ पर चिल्ला रही है? वो इसलिए चिल्ला रही है ताकि हमारा मुंह बंद कर सके, लेकिन हमारा मुंह नहीं बंद होगा।
अगर तुझे सोया चाप खाना ही है तो सामने बैठकर खा ले। ऐसे चोरी करके खाने की क्या जरूरत है? माँ जी, मैं आपको कैसे समझाऊं? मैंने कोई चोरी नहीं करी है। अरे ये दिन आ गए हैं मेरे कि मैं खाने पीने की चीजें चुराऊं। मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी। मेरे लिए तूने ही मेरा सोया चाप चुरा कर खाया है बस। रमा इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। तभी एक दिन सभी लोग कुछ सामान लेने के लिए मार्केट जाते हैं, जहाँ संजय की नजर फिर से सोया चाप वाली दुकान पर पड़ती है। माँ 1 मिनट रुकिए, मैं आपके लिए सोया चाप लेके आता हूँ। आपको बहुत पसंद है ना? रहने दे बेटा, क्या फायदा? तू इतना महंगा सोया चाप लेकर आता है और मुझे 2 दिन भी खाने को नहीं मिलता। माँ चिंता मत करिए, इस बार मैं आपको खुद बना के खिलाऊंगा। किसी और पे मुझे यकीन ही नहीं है। तब तो आप खाएंगी ना? हाँ ठीक है बेटा। संजय दुकान पर जाकर सोया चाप पैक करवाने लगता है। तभी बगल में खड़ी आरती चुपके से सोया चाप के कुछ टुकड़े उठाकर अपने पल्लू में बांधकर छुपा लेती है। ये सब चीजें दुकान के मालिक का कुत्ता बैठे हुए देख रहा था। जैसे ही सभी आगे बढ़ते हैं, कुत्ता आरती के पीछे पड़ जाता है। उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर आरती भागने लगती है, लेकिन साड़ी में पैर फंसने के कारण वो गिर पड़ती है और कुत्ता उस पर हमला करके उसे काट लेता है। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। तभी संजय की नजर आरती के पल्लू से बंधे सोया चाप पर जाती है। वो जल्दी उस चाप को खोलकर दूर फेंकता है। कुत्ता उसे खाने में लग जाता है और संजय सभी को लेकर घर आ जाता है। तभी रमा कहती है, शर्म आ रही है तुझे थोड़ी सी भी या नहीं? इसीलिए कहते हैं कि जब हम किसी के साथ कुछ गलत करते हैं और अगर वो उसका जवाब ना दे, छोड़ दे, तो भगवान उसका बदला लेते हैं, जैसे आज तुझसे लिया। आज उस कुत्ते के जरिए सबको पता चल गया कि मेरी सोया चाप चुराने वाली निधि बहू नहीं बल्कि तू है। भाभी, आपने मार्केट में ये सब करके मेरी नाक कटवा दी। आपको पता भी है लोग मुझ पे कितना हंस रहे थे। आप लोग बाद में भाभी को उनकी गलती गिनवा देना। अरे पहले उन्हें दवा तो दिलवाएं। उन्हें कुत्ते ने काटा है, इन्फेक्शन हो सकता है। निधि की बात सुनकर सभी उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं और उसका इलाज करवाते हैं, जिसके बाद निधि उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, जिससे आरती कुछ दिनों में ही ठीक हो जाती है। जिसके बाद आरती निधि से अपने बर्ताव के लिए माफी भी मांगती है और इस हादसे के बाद रमा को अपनी असली सोया चाप चुराने वाली बहू का पता चल जाता है, जिसके कारण वो फिर दोबारा कभी सोया चाप गायब होने पर निधि को ताना नहीं मारती। सुजाता हर रोज की तरह सुबह सुबह पूजा करने के बाद ही अपनी बहू चमेली से कहती है, बहू, अभी तक तेरी नींद नहीं खुली? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? चल अब तो उठ जा, मैंने पूजा भी कर लिया है। माँ जी, मेरी तबीयत आज थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, तभी आँख नहीं खुली। दवा ले ले, तबीयत खराब हो जाएगी तो दिक्कत होगी। ऐसा कर, तू आराम कर ले, मैं ही घर का काम कर लेती हूँ। माँ जी मैं कर लूंगी, अब उठी तो गई हूँ, अभी आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। अब चमेली खाना बनाने में लग जाती है। तभी कुछ देर बाद केशव तैयार होकर आता है और चमेली से कहता है, मेरा टिफिन जल्दी दे दो मुझे। अरे लेट हो रहा है मुझे। अरे कभी समय पे कोई काम किया है तुमने? अरे इतना लेट जागती हो क्यों? बोलो क्यों? और खाने में इतना लेट कर देती हो फिर। अरे वो सुबह से उठकर काम ही कर रही है, फिर भी तुझे तो बस बहू को सुनाने का मौका चाहिए। क्यों, सही कहा ना मैंने? अरे माँ, अब आप स्टार्ट मत हो जाओ। अरे सुबह सुबह का टाइम है, शांत रहो दोनों। मुझे तो आप दोनों समझ ही नहीं आते हो। और मुझे तेरा आजकल समझ नहीं आ रहा कि तू कौन सा नाइट ड्यूटी कर रहा है जो 11 बजे रात में घर आता है। अरे माँ, ऑफिस में काम होता है तो काम करने जाऊंगा ना। अब क्या चाहती हो, आप ऑफिस में जाके काम भी ना करूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आज तक ऐसा ऑफिस नहीं देखा है मैंने जहाँ रात के 10 बजे छुट्टी दी जाती है। केशव कुछ दिनों से रोज घर लेट आता था और जब भी सुजाता या फिर चमेली केशव से उसके लेट आने की वजह पूछते तो वो ऑफिस के काम का बहाना बना देता। क्या हुआ बहू, कुछ भूल गया क्या केशव? रुक, मैं आवाज लगाती हूँ। नहीं नहीं माँ जी, कुछ भूले नहीं है, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा
कि आखिर मेरी जिंदगी में चल क्या रहा है। अरे बहू, क्या हुआ और तू कहना क्या चाहती है? जरा मुझे भी तो समझा। माँ जी, मुझे उन पर शक है कि उनका किसी और के साथ चक्कर चल रहा है और वो विमला काकी की बहू ही है, मुझे ऐसा लगता है। बहू, तू भी क्या बोल रही है? विमला की वो डायन बहू पर केशव का दिल आ गया है? अरे नहीं नहीं, तुझे कोई गलतफहमी हुई है। मेरे बेटे की पसंद इतनी भी बुरी नहीं है। माँ जी, मैं सच कह रही हूँ। आजकल तो वो रात रात भर फोन पर लगे रहते हैं और पूछती हूँ तो कहते हैं ऑफिस का काम कर रहा हूँ। ठीक है बहू, अगर तू कहती है तो मैं विमला से बात करती हूँ कि अपनी बहू पर थोड़ा ध्यान दे अपने अलावा। नहीं नहीं माँ जी, पहले तो हमें ये पता तो चले जो हम सोच रहे हैं वो सच है भी या नहीं। अपनी बहू के कहने पर सुजाता अपने बेटे केशव पर तो नजर रखती है, लेकिन वो विमला की बहू मोनिका पर भी नजर बनाए रखती है। लेकिन सुजाता को कोई ऐसा सबूत हाथ ही नहीं लग रहा था जिससे वो अपने बेटे और विमला की बहू के बीच चल रहे चक्कर के बारे में पता लगा सके। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा, लेकिन बहू ऐसा कह रही है तो उसने कुछ तो देखा ही होगा। अगर ऐसा है और दोनों को मैंने रंगे हाथ पकड़ लिया तो दोनों के साथ बहुत बुरा होगा। सुजाता तो अपने बेटे पर नजर बनाए हुए थी। इधर चमेली भी अपने पति के देर रात घर आने और उसे समय ना देने जैसे चीजों से काफी परेशान हो रही थी। और तो और करवा चौथ का दिन भी नजदीक आ रहा था। 1 महीने हो गए केशव और विमला की बहू पर नजर रखते हुए, लेकिन मुझे अभी तक दोनों को देखकर ऐसा नहीं लगा कि दोनों में कुछ भी चल रहा हो। हाँ माँ जी, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा और मुझे तो इनके बर्ताव का भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो मुझसे ठीक से बात क्यों नहीं करते। अरे काम की वजह से उसका दिमाग खराब हो रहा होगा और कुछ नहीं। जाने दे, वैसे भी दिवाली आने वाली है ना, तो थोड़ा काम का प्रेशर बढ़ गया होगा। माँ जी, हो सकता है कहीं मैं गलत समझ रही हूँ। माँ जी, वो मैं क्या कह रही थी, कल शाम में हमें बाजार भी जाना होगा करवा चौथ का सामान लेने। हाँ हाँ बहू, वो विमला भी कह रही थी कि उसे भी कुछ सामान लेना है, तो चल लेने। अब अगले दिन देर शाम में विमला, सुजाता और चमेली बाजार के लिए निकलते हैं और बाजार में पहुंचकर सुजाता भीड़ को देखकर अपनी बहू चमेली और विमला से कहती है, अरे बाजार में तो बहुत भीड़ है, तो थोड़ा ध्यान से अपना सामान पर ध्यान देना तुम दोनों। हाँ हाँ माँ जी, सच में बाजार में तो बहुत भीड़ है। चलिए जल्दी जल्दी सामान लेकर निकलते हैं, वरना यही रात हो जाएगी। अरे मेरी बहू को फोन लगा तो जरा मैं भी अपनी बहू से पूछूं कि अभी तक वो कहाँ है। विमला आंटी, आपकी बहू तो काम नहीं करती है, लेकिन मैंने उसे अक्सर ही बाहर जाते देखा है। कहाँ आती जाती है? अरे बहू, उसकी माँ बीमार चल रही है तो वहीं जाती है। मुझसे तो यही कहती है। ना मेरी उसकी माँ से बात होती है और ना ही मैं जानती कि इसकी माँ भी किस हाल में है। विमला भी बाजार से सामान ले रही होती है और चमेली भी करवा चौथ के सामान ले रही होती है। तभी विमला की नजर केशव पर पड़ती है, जो किसी औरत का हाथ पकड़े हुए था, उसे बाजार में सामान दिला रहा था। अरे सुजाता की बहू, जरा देख तो, वो सामने केशव ही है ना? लेकिन वो तो हमारे साथ यहाँ नहीं आया था और तू तो कह रही थी उसे काम है, वो लेट आता है। हाँ हाँ विमला आंटी, लग तो मुझे भी ऐसा रहा है। लेकिन बहू वो सब छोड़, केशव यहाँ कैसे आया और क्यों आया? अभी तो तू उसका हाथ देखना। ये कौन है जिसका हाथ उसने पकड़ा है? कहीं केशव का किसी से नैन मटक्का तो नहीं चल रहा? आंटी जी, कह तो आप भी सही रही हैं। ये औरत कौन है? मेरा शक सही निकला। मैं माँ जी से कहती रही कि इनका किसी के साथ चक्कर है, लेकिन नहीं, ये नहीं माने। अरे क्या हुआ? क्या देख रहे हो तुम दोनों? और बहू, तू रो क्यों रही है? माँ जी, आपका बेटा वो देखो, न जाने किस औरत के साथ यहाँ करवा चौथ का सामान लेने आया है। अरे बहू तू रो मत, मैं अभी केशव के साथ वो जो औरत है ना उसे बताती हूँ। ऐसे कैसे उस बेशरम औरत को शर्म नहीं आई शादीशुदा मर्द के साथ नैन मटक्का कर घूमते हुए। अब विमला केशव के पास जाती है और उस औरत का हाथ पकड़कर उसे जोरदार थप्पड़ मारती है। तू तो मेरी बहू है
अरे बहू, ये क्या कर रही है तू? और केशव के साथ हाथ में हाथ डाले क्यों घूम रही है? हे प्रभु, तू ये कैसे कैसे दिन दिखा रहा है? मेरा बेटा इस विमला की बहू के साथ, और इसे एक रत्ती भर का शर्म नहीं है। उसके हाथ में हाथ डाले घूम रहा है। बहू तो केशव के साथ? हे भगवान, भरे बाजार में बदनाम करा कर रख दिया है इसने। मेरी ही बहू ने अब ये क्या कर दिया? अब मैं कहाँ को जाऊं, किसे अपना मुंह दिखाऊं? यही चल रहा है ना तेरा ओवर टाइम का काम। आज तू घर आ। आज तो तेरी खैर नहीं। बहू, तू घर चल। और इस निकम्मे के लिए तूने व्रत भी क्यों रखा है? माँ जी, आपने ही तो कहा था व्रत रख ले। मैं तो सुबह ही खाने बैठी थी ना, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। सुजाता अपनी बहू को लेकर और विमला अपनी भी बहू को लिए घर पहुंचती है। कुछ देर बाद ही केशव भी घर आता है। बहू, तेरे लिए खाना बना दिया है, जा जाकर खा ले। जब इसे पड़ोस की दाल इतनी पसंद आ रही है तो वहीं जाए। हाँ माँ जी, मैं भी अब इनके लिए व्रत नहीं रखूंगी। इस आदमी ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं तो अब इसकी पत्नी कहलाने के लायक नहीं रही। माँ, मेरी बात तो सुनो। माँ, मेरी कोई गलती नहीं है माँ। माँ, वही विमला काकी की बहू मेरे पीछे लगी थी माँ। मैं तो उससे परेशान हो गया था और हाँ बोल दिया। अरे रे रे मेरा बेटा, तू इतना भी सुंदर नहीं है जो तेरे पास 2 बच्चों की माँ खुद चलकर आए और बोले कि आप मुझे पसंद हो। मैं तेरी माँ हूँ माँ, मुझे मत सिखा कि तू कितने पानी में है। चमेली, मत खाओ खाना। चांद कुछ ही समय बाद ना निकल जाएगा। मैं कभी मोनिका की तरफ देखूंगा भी नहीं। प्लीज। नहीं नहीं, मैं कैसे मान लूं कि तुम उस डायन के पास नहीं जाओगे? क्यों? आपसे जल्दी घर आ जाया करूंगा और कहीं नहीं जाऊंगा। जो आप लोग बोलोगे मैं वही करूंगा। बस मुझे घर से मत निकालो। केशव को समझ आ जाता है कि उसका परिवार ही उसके लिए सब कुछ है और वह विमला की बहू का पीछा भी छोड़ देता है अपनी बेइज्जती होने के बाद। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।